प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 में विषय गणित के अंतर्गत द्विघात समीकरण की चर्चा करेंगे। जबकि इसके पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। अब आइए द्विघात समीकरण पर चर्चा करें। तो ध्यान देंगे, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है, जिसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह जो है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यदि कोई भी समीकरण इस रूप में दिया हुआ है तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो पहले आइए कुछ समीकरण दिए गए हैं, पता करेंगे कि यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए x+1 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 5, यानी यह एक समीकरण है और इसे बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसके लिए देखिए, अब चूंकि बाईं ओर जो है x+1 का होल स्क्वायर दे दिया है, तो सबसे पहले इसे हम a + b के होल स्क्वायर पर इसका प्रसार कर देंगे। तो यह होता है a² + 2ab + b²। तो इसके माध्यम से जब इसका हम प्रसार करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x² + 2x + 1 और इधर हो जाएगा आपका 3x + 5। अब देखिए ध्यान से, अब इधर बाईं ओर x पे 2 घात है, जबकि दाईं ओर x पे 1 घात है। तो कहने का मतलब कि इसके प्रसार में यह जो x² है इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो जब हटाया नहीं जा सकता है तो हम कहेंगे कि इस समीकरण की घात जो है 2 है, अतः यह जो है द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब दूसरे नंबर पे जैसे मान लीजिए दे दिया x+2 का होल स्क्वायर -1 बराबर x+3 का होल स्क्वायर। अब ऐसे मान लीजिए दे दिया है, तो फिर हम प्रसार करेंगे यहाँ पर। तो यह हो जाएगा आपका x² + 4x + 4 -1 और इधर यह हो जाएगा आपका x² + 6x + 9। x² इधर भी है, x² इधर भी है, तो x² से x² जो है हट जाएगा। तो हटने के बाद इधर 4x यानी बच जाएगा आपका 4x + 3 और इधर जो है आपका हो जाएगा 6x + 9। तो जो बचा हुआ भाग है इसमें x की घात 1 है। जब x की घात 1 है तो हम कहेंगे कि यह जो समीकरण दिया गया है वह द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह मान लीजिए दे दिया x³ - 9x² प्लस x 3 बराबर 0। तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दिए गए समीकरण में अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे कि यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह मान लीजिए दे दिया x³ + 2x² - 5 इक्वल इधर मान लीजिए x × x + 2 का होल स्क्वायर, यानी इस रूप में दिया है और इसे बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, अब यह नहीं कि यहाँ पर x³ दिखाई दे रहा है तो हम कह देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। यदि दिए गए समीकरण में ब्रैकेट वाला पद दिया हुआ है तो जब तक हम ब्रैकेट वाले पद को हल नहीं कर सकते, उसको प्रसारित रूप में नहीं लिखते हैं, तब तक डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि यह दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।
तो यहां पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 बराबर यह हो जाएगा आपका x, इधर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर यह हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, यह हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब एक्स क्यूब से यह एक्स क्यूब जो है हट जाएगा और यह हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो जो बचा हुआ भाग इसमें देख रहे हैं कि x की घात जो है 2 है, तो हम कहेंगे कि यह जो है द्विघात समीकरण है। इस तरह दिए गए समीकरण से हम पता करते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अब आइए हम द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, अब इस पर चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर 0, तो यह एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है। तो यह ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए समीकरण के हल का अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व पहले इसका पता करेंगे कि इनका हल ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण का विविधकर निकालते हैं। अब विविधकर निकालने के लिए इस समीकरण की तुलना करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, पहले उससे तुलना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यह हो जाएगा आपका a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2। इसलिए d यानी यही विविधकर है, यानी यह d बराबर यह होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। तो d बराबर यह हो जाएगा आपका, b का मान रख देंगे तो यह 3 का वर्ग ऋण 4 गुणे 1 गुणे 2, d बराबर यह हो जाएगा 9 ऋण 8, d बराबर 1, और यह 1 जो है 0 से बड़ा है। तो जब द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, तब उस द्विघात समीकरण का हल संभव है या उसके मूल जो होते हैं वह वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर d का मान जो है 1 आया है और 1 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर इसका हल संभव है। अब चूंकि यह दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, तो जितने घात का समीकरण होता है उतना ही उसके हल होते हैं। यह 2 घात वाला समीकरण है तो इसके 2 हल होंगे। अब मान लीजिए कि इसके 2 हल जो हैं अल्फा और बीटा हैं, तो लिखेंगे, इसलिए अल्फा बराबर यह होता है माइनस बी प्लस करणी में d बटे 2a, यानी सूत्र के माध्यम से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका अल्फा बराबर, मान रखेंगे तो b के स्थान पर रख देंगे 3, तो यह हो जाएगा ऋण 3 धन करणी में यह हो जाएगा d का मान 1 आया है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बटे 2 गुणे a का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, बराबर यह हो जाएगा ऋण 3 धन 1 का वर्गमूल 1 होता है और यह 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर यह हो जाएगा आपका ऋण 2 बटे 2 बराबर ऋण 1।
तो यह जो है अल्फा का मान निकल गया। यानी कहने का मतलब कि इस द्विघात समीकरण का एक हल निकल गया। अब दूसरा हल मान लीजिए कि बीटा है, तो बीटा बराबर यह हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस करणी में डी हो जाएगा और अपान 2a। अब फिर मान रख देंगे यहाँ पर, तो यह ऋण 3 ऋण करणी में 1 अब बटे 2 गुणे 1 बराबर यह हो जाएगा ऋण 3 ऋण 1 बटे 2 बराबर यह हो जाएगा आपका ऋण 4 बटे 2 या बीटा बराबर यह हो जाएगा आपका ऋण 2। तो इस तरह जो है हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो हल ज्ञात किया गया है वह सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात किया गया है। गुणनखंड विधि से भी हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम गुणनखंड विधि से इसका हल बताएंगे।